Hello student, welcome to कात्यायन Academy. Student, today I am going to start your chapter differential equations। और बच्चों आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर का differential equations का है। बच्चों आपको जैसा पता है कि ये जो चैप्टर है बच्चों इंपॉर्टेंट सम्स इससे आते हैं, 4 मार्कर भी सम्स कभी कभी आ जाते हैं। वैसे अगर आप बेसिकली मान के चलिए तो 2 और 3 मार्कर सम्स तो मोस्टली आपको इस क्वेश्चन से मिल ही जाते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा 6 to 8 मार्क्स के चैप्टर, कम से कम इस चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स के सम्स तो हर बार बोर्ड में मोस्टली मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों 8 से 10 के बीच में रहता है, लेकिन मिनिमम 6 तक भी क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, 6 to 8 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं इस चैप्टर से तो हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। बच्चों रही बात इसमें डिलीटेड सिलेबस की, तो इस बार जो 30% रिड्यूस सिलेबस है जैसा आपको पता है, तो यहाँ से भी कुछ कंडीशंस को, कुछ हमारे बेसिक टॉपिक्स को हटाया गया, जैसे जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्म जो है उनको मूव किया गया है। कुछ बेसिक्स लीनियर इक्वेशंस के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि dx by dy वाला फॉर्म है, मे बी उसमें कहा गया है कि शायद नहीं आएगा इस फॉर्म में, लेकिन कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, शायद मे भी पूछी भी जा सकती हैं, कुछ कहा नहीं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो आपकी रिमूव्ड हो चुकी हैं जनरल इक्वेशंस की। तो आज के इस इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके मेन टॉपिक्स को समझते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज उन सारे बेसिक टर्म्स को आज की अपने सेशंस में, अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों जो सबसे पहले स्टार्टिंग है वो हमारे बेसिक टर्म्स के साथ में है, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। आखिर ये इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है बच्चों? अभी तक आपने बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशंस पढ़ी हैं बच्चों। पॉलिनोमियल्स पढ़े, पॉलिनोमियल से पहले आपने इक्वेशंस देखी, इक्वेशंस पढ़ी। उन इक्वेशंस में आपने देखा कि अलजेब्रिक इक्वेशन सबसे पहले, जो बेसिकली हम लोग इक्वेशंस पढ़ते हैं वो अलजेब्रिक इक्वेशंस को ही बेसिकली रीड करते हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, जहां पर जो नाम है इसका बेसिकली उसी से आप समझिए, एक ऐसी इक्वेशन जहां पर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, सिंपली एक ऐसी इक्वेशंस जहां पर बच्चों डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, उसे हम सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने कि यहां पर इक्वेशंस लिखी इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। सो लुक एट दिस dy by dx, dy by dx, लुक एट दिस प्लस xy is equal to 0। अब जरा देखिए ध्यान से, इस इक्वेशंस में हम लोगों ने यहां पर एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर दिया है dy by dx। तो यहां पर जो ये डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो गया है, इससे जो इक्वेशंस फ्रेम हुई है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डेरिवेटिव, सो दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन इज फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। इसमें भी इसकी डिग्रीज होती हैं, ऑर्डर होती हैं, इसकी बहुत सारी कंडीशंस। लेकिन जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपसे बात की जाएगी तो आप ये मान के चलिए वहां पर डेरिवेटिव बेसिकली इन्वॉल्व होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक मतलब है कि वहां पर डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्व होना। विदाउट डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रेम नहीं करती। तो कहीं पर भी आपको इस टाइप की बच्चों इक्वेशंस दिखती है, जैसे मैंने आपको यहां पर लिखा sin x dy by dx प्लस यहां पर x इज इक्वल टू 0। अब मैंने चलिए बच्चों इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम कर दी। देखिए यहां पर हमारा साइन के भी फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस भी बच्चों x इन्वॉल्व है जो वेरिएबल है, इसके साथ में हमारा बच्चों क्या है, डेरिवेटिव्स भी है। तो जहां पर जिस भी कंडीशंस में आपको, जिस भी इक्वेशंस में आपको डेरिवेटिव इन्वॉल्व मिल जाए, सो दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन बच्चों आप समझिए कि वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब ये तो हो गई एकदम बेसिक सी बात की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब बच्चों अपने बेसिक टॉपिक्स पर आते हैं। जो मेन क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स हमें मिलते हैं वो है हमारा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर और उसकी डिग्री। बेसिकली इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां पर आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में पढ़ा है कि अगर हम लोग किसी फंक्शन जैसे है उसको हम लोग एक बार वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, y है हमारे पास जिसको हम वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, सो ये dy by dx है। इसको आप y1 से भी डिनोट करते हैं, इसको बच्चों आप y डैश से भी डिनोट करते हैं। कई सारे इसको नोटेशंस हैं जिसकी हेल्प से आप इसको डिनोट करते हैं। अगर हम लोग इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, दिस, सो दिस कैन बी कन्वर्टेड टू d2y over dx2, है ना, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो d2y over dx2 बच्चों इसको हम चाहे तो y2 भी लिख सकते हैं और चाहे तो y डबल डैश भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये शो करते हैं, ये जो आपको जितने बार, यानी कि ये इसका क्या हो रहा है, ऑर्डर। देखिए यहां पर हमारा डेरिवेटिव कितने टाइम्स हुआ है, 1 टाइम्स। तो जब हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज फॉर्म 1 ऑर्डर, ये 1 ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्म होगा। जहां पर आपको ये 2 टाइम्स बच्चों ये डेरिवेशंस के बाद इस तरीके से फॉर्म होगी इक्वेशंस, वहां पर हमारा जो ऑर्डर होगा इक्वेशंस का बच्चों वो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई इस फॉर्म में, क्लियर, 3 डेज मैंने लिखा प्लस y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। मान लीजिए मैंने ऐसे सिंपली इक्वेशन फ्रेम करी। तो इस इक्वेशन को वॉच करिए, देखिए
सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स कितने बार डेरिवेटिव्स यहां पर इन्वॉल्व है। तो देखिए बच्चों ये एक दूसरा फॉर्म है डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया कि ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी और इस फॉर्म से भी। सो बच्चों इस फॉर्म में अगर आप वॉच करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स, यानी कि इसका एक्चुअल में मतलब है d3y ओवर dx3। तो यानी जितने मैक्सिमम टाइम्स आप डेरिवेटिव इन्वॉल्व करते हैं, डेरिवेशन करते हैं हमने अपने फंक्शंस का, वहां पर जो डेरिवेटिव सबसे मैक्सिमम टाइम जितने बार इन्वॉल्व होता है आफ्टर डेरिवेशंस, उसी को उसका मैक्सिमम ऑर्डर बोलते हैं, उसी को ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशंस कहा जाता है। तो बच्चों यहां पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर ऑर्डर की बात करोगे तो इसका ऑर्डर बच्चों 3 हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सी फॉर्म है, सिंपल सी बात है, जितने मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वही उस हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस का बच्चों ऑर्डर होता है, जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कहते हैं। जैसा कि आपने यहां पर देखा कि मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स इन्वॉल्व था डेरिवेशंस, तो वो जो डेरिवेटिव में जो मैक्सिमम ऑर्डर था वो क्या हुआ, 3 हुआ। क्लियर? और 3 टाइम्स मैक्सिमम ऑर्डर था, तो यही हमारा ऑर्डर ऑफ क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये तो बात होगी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालते हैं। चलिए कुछ और इसी से टर्म्स रिलेटेड टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। ऑर्डर तो एक छोटा सा बेसिक पार्ट था जो आपने क्लियर किया। अब बच्चों बात करेंगे डिग्री की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है डिग्री में, तो इस चीज को पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है, यानी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप देख रहे हो, उसमें जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, जिस भी टर्म का मैक्सिमम ऑर्डर होगा, उसकी जो बच्चों पावर होगी, दिस इज कॉल्ड द डिग्री। अब आप इस चीज को समझिएगा बच्चों, ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर जो आपको मैक्सिमम पावर दिखाई मिलेगी, वही हमारी क्या होगी बच्चों, यहां पर डिग्री होगी। बात यहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर पावर से नहीं है बच्चों, उसके साथ साथ एक चीज भी उसके साथ इन्वॉल्व है, उसको भी समझिए। देखिए द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पर बच्चों 2 चीज इन्वॉल्व है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही होने से बच्चों डिग्री नहीं हो जाएगी। वो हाईएस्ट डिग्री तब होगी बच्चों जब वो हमारे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर होगी, है ना। उस पर जो भी उसकी पावर होगी, वहां पर हम उसको डिग्री एज अ डिग्री कंसीडर करेंगे, एज अ डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। चलिए इस चीज को वॉच करिएगा, देखिएगा। पहले मैं यहां पर एक पहले सिंपल इक्वेशन के साथ क्रिएट करता हूं। जैसे यहां पर dy by dx है, क्लियर। दिस इक्वेशन इन्वॉल्व dy by dx प्लस 5 d2y ओवर dx2 टू दी पावर, यहां पर 2 कर देता हूं, और यहां पर बच्चों मैंने लिखा 0। अब मैंने ये इक्वेशन सिंपली लिखी। अब इस इक्वेशन को बच्चों जल्दी से वॉच करिए, देखिए, फिर इसको हम लोग आंसर करते हैं कि आखिर इसका ऑर्डर क्या होगा और बच्चों इसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन का, देन आफ्टर वी हैव टू मूव टू डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो सबसे पहले तो चलिए ऑर्डर की बात कर लें। तो ऑर्डर तो बच्चों इजी होता है, जितने मैक्सिमम टाइम यहां पर डेरिवेशन इन्वॉल्व हुआ है, तो देखिए जरा, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ते हैं तो यहां ये 2 टाइम्स हुआ है, dy by dx फर्स्ट ऑर्डर, d2 by dx2 सेकंड ऑर्डर, d3 by dx3 थर्ड ऑर्डर। तो यहां पर बच्चों ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है मैक्सिमम। देखिए इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। सो यहां पर इस इक्वेशन में आपको इससे ज्यादा मैक्सिमम दिख रहा है कि 2 सेकंड ऑर्डर का है, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 हो जाएगा सिंपली। बेसिकली इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, सिर्फ इतनी सी बात है, इसको समझिएगा। अब बच्चों रही बात डिग्री की, देखिएगा यहां पर जो कंडीशंस बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वही हमारी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर से बात नहीं बनती बच्चों। अगर सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर को आप देखेंगे तो उसके हिसाब से तो आपकी डिग्री 2 होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर तो क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। बात समझ रहे हैं? ये पावर जो है हमारी डेरिवेटिव की, वो डिसाइड करती है यहां पर कि उसकी डिग्री क्या होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पावर ही डिसाइड नहीं करती। बच्चों सिंपल इक्वेशंस की अगर आप बात करो, जिसको हम अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं, वहां पर इस चीज से कोई चीज नहीं होती। वहां पर तो सिंपली आपको जो मैक्सिमम पावर दिखती है बस वही डिग्री होती है। लेकिन यहां पर बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो हायर ऑर्डर है उसके ऊपर जो आपको पावर दिखेगी वही उसकी डिग्री होगी। तो बच्चों यहां पर 2 आंसर डिग्री में तो रॉन्ग होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स है वो 2 है, और उसके ऊपर की जो पावर है बच्चों वो तो 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, ना कि 2 हो जाएगी, जबकि उससे बड़ी पावर यहां पर दिख रही है। लेकिन बच्चों ये लोवेस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो जो हाईएस्ट होती है उसी को आप लेंगे। अब बच्चों यहां पर जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए अगर हम यहां पर इसको भी d2y ओवर dx2 कर दें, क्लियर,
अगर मैं इसको भी d2y dx2 कर दूं और यहां पर ये d2y और dx2 है, यहां पर मान लीजिए मैंने x लिख दिया है इस तरीके से। अब आपसे अगर पूछें तो क्या होगा भाई इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 2 है, ऑलरेडी 2 ही बार दिख रहा है, लेकिन जो इसकी डिग्री होगी बच्चों इस बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो तो 2 है, तो इसलिए यहां पर आंसर अब 2 हो जाएगा, अब 1 नहीं रहेगा। बात समझ गए? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री, उसी को डिग्री कहते हैं। सिर्फ सबसे बड़ी पावर होने से काम नहीं चलता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसी का बेस कुछ क्वेश्चंस को बच्चों करेंगे जिससे आपके सारे जो कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से हम लोग ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, इनके बेस पर ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करेंगे। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपके सामने बच्चों कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको करना क्या है, यहाँ पर इनके ऑर्डर और यहाँ पर इनकी डिग्री को डिफाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन को जब आप वॉच करेंगे तो सबसे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो देखिए। यहाँ पर बच्चों इसका ऑर्डर क्या है 1, क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन उसके बाहर इसी इक्वेशन का में अगर आप इस पार्ट को देखें तो d2y ओवर dx2 है और ये है इसका हाईएस्ट ऑर्डर। सो बच्चों ये क्योंकि 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा बच्चों, यही 2 है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, वही 2 हो जाएगी। जो हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व हो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जितने मैक्सिमम टाइम आपने डिफरेंशिएट किया हो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जितने टाइम्स होता है बच्चों, जितना मैक्सिमम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वही हमारा ऑर्डर हो जाता है। सो ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, वो तो 2 हो जाएगा। अब रही बात इसकी डिग्री की कि बच्चों इसकी डिग्री क्या पॉसिबल होगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि डिग्री क्या होगी। अब आप खुद से डिसाइड करो, क्या इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या इसकी डिग्री बच्चों 2 हो सकती है, नहीं हो सकती। मैंने आपसे पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ पावर के ग्रेटर होने से यहां काम नहीं चलता बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ऊपर की जो मैक्सिमम पावर होती है दिस इज कॉल्ड द डिग्री। सो हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है और उसके ऊपर की पावर 1 है, तो इस सिचुएशन में इसकी जो डिग्री होगी वो बच्चों 1 हो जाएगी और आपका आंसर आएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। तो आई होप आप इस बेसिक ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन श्योरली एक मिल जाता है, सर्टेन क्वेश्चन एक आपको मिल जाता है 1 मार्क्स का, जहां पर आपको इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर या डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए दी जा सकती हैं। तो बच्चों क्योंकि आपको पता भी है जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 1 मार्कर क्वेश्चंस भी इस बार इन्वॉल्व हैं, तो ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने के, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करिएगा। देखिए यहां से नेक्स्ट वाले में आ जाए बच्चों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को वॉच करिए, इसको भी अच्छे से वॉच करिएगा, देखिएगा यहां पर भी कुछ उसी तरीके की कंडीशंस बन रही। जैसे यहां पर आपका जो सबसे पहले ऑर्डर की बात करें, अगर हम लोग ऑर्डर चेक करें कि इस वाले क्वेश्चंस में ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो बच्चों ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। सिंपली देखिए मैक्सिमम कितना है 2 टाइम्स, क्योंकि बाकी सब उससे 1 टाइम ही डिफरेंशिएट हुए। सो ऑर्डर तो सिंपली 2 है। अब हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर की जो पावर है अब तो सीख गए, वही डिग्री होगी, यानी ये डिग्री नहीं हो सकती। 2 को आप डिग्री कंसीडर मत करिए, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये भी 2 1 में चला गया। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, यहां पर जो हाईएस्ट ऑर्डर की बात करें तो ये तो 2 टाइम्स है d2y dx2, इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन बच्चों उससे भी ज्यादा इन्वॉल्व यहाँ पर 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। तो आप देखिए वॉच करिए, यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो तो इस बार 3 हो जाएगा। बेसिकली समझ लीजिए 3 क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 है। अब उसकी जो पावर होगी बच्चों, यहाँ पर बशर्ते पावर आपको 3 दिख रही है मैक्सिमम, लेकिन ये इसकी डिग्री नहीं हो सकती क्योंकि उससे भी बड़ा डेरिवेटिव ये है हायर ऑर्डर का, और उसके ऊपर जो बच्चों पावर है वो 1 पावर है, इसलिए इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। ओके, अब आ जाए लास्ट वन में बच्चों, इस तरीके से भी इक्वेशन दी जा सकती हैं। इन सिचुएशंस में भी बच्चों मैंने आपको बताया कि इस टाइप से जब आपको शो करेंगे तो वो डबल टाइम डेरिवेटिव होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से इक्वेशंस आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी दी सकती है इस फॉर्म में। सो देखिए सबसे हायर ऑर्डर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, और बच्चों उसी के ऊपर जो उसकी डिग्री होगी वही जो पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी, क्योंकि वही हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसकी भी डिग्री 1। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस है वहां पर आप डिग्री और ऑर्डर को अच्छे से क्लियर करके डिफाइन कर पाएंगे। कि आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से ऑर्डर और डिग्री को हम लोग इक्वेशंस में डिफाइन करते हैं। चलते बच्चों कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को क्लियर करते हैं। भाई उससे पहले एक क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने किया है तो उनके क्वेश्चन को भी ले ले। वैष्णवी पांडे जी का एक क्वेश्चन आया है और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस फ्रॉम x = a/2।
तो चलिए भाई क्वेश्चंस अगर आ गया है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा वैष्णवी जी आपका क्वेश्चंस भाई इस बार लिया गया है, आपने जो क्वेरीज डाली है उस क्वेरीज को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, आप लोग समझिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन है बशर्ते वो बच्चों हमारा ये शायद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है मे बी, और उसी क्वेश्चन से इन्वॉल्व एक क्वेश्चन किया गया है। तो चलिए हम इसको वॉच करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन और x इक्वल टू a बाई 2 के बीच में जो कर्व ने एरिया बाउंड किया है फ्रॉम x इक्वल टू a बाई 2 से इस कर्व के बीच, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, फ्रॉम x इक्वल टू, क्योंकि यही डिफाइन करेगा क्वेश्चन में कितना रीजन हम बाउंड करना है। सो हमें इसके बीच का बच्चों एक एरिया फाइंड करना है। चलिए विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखिएगा ध्यान से, वॉच करिएगा। सो ये तो हो गया हमारा बच्चों क्या, एक सर्कल। अब इस सर्कल को वॉच करिए, सिंपल साइज का सेंटर 0 0 होगा और इसका रेडियस हो जाएगा a, 0, क्योंकि ये इक्वेशन जो आपको बनी दिख रही है वो एक्चुअल में ये इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बड़े अच्छे तरीके से ढंग से लिखा गया है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इतने मेहनत से इसको पूरा नोट करते हैं। सो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये तो हमारा एक सर्कल का सिंपल सा इक्वेशन हुआ। अब इस सर्कल और एक ये लाइन है x इक्वल टू a बाई 2, देखिए। सो बच्चों वो लाइन कहां से पास आउट होगी, ये अगर पूरा लेंथ यहां से यहां तक बच्चों a है तो हाफ कहीं यहां पर होगा a बाई 2। भाई ये अगर यहां से एंटर से 0 से a तक की लेंथ है तो a बाई 2 बच्चों हाफ लेंथ हुई यहां से यहां तक। सो यहां से ये लेंथ हमारी इस तरीके से एक लाइन जा रही है x इक्वल टू a बाई 2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम x इक्वल टू a बाई 2 से इस कर्व के बीच का। अब ऐसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि बच्चों किस पोर्शन का एरिया निकालें। भाई पहला तो क्वेश्चन बच्चों का यही होता है कि सर अगर एरिया निकाले भी तो किस पोर्शन का, इस पोर्शन का कि इस पोर्शन का। तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से रीड करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे कि हमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है फ्रॉम दिस कर्व, ना कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a बाई 2, मतलब इस कर्व का फ्रॉम, यानी इस कर्व और फ्रॉम a बाई 2 के बीच, यानी इन दोनों के बीच। बाकी सब कहां चला गया भाई, चलिए वापस बैक करते हैं। देखिए हम लोग का जो मेन पार्ट था वो तो यहां से मिसिंग हो गया है, वापस बैक कर ले, है ना। सो ये तो हमारा हो गया ये पोर्शन, और अब बना लेते हैं बच्चों अपना x इक्वल टू a बाई 2। सो दिस इज x इक्वल टू a बाई 2, क्लियर। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि फ्रॉम x इक्वल टू फ्रॉम दिस टू कर्व, यहां से कर्व के बीच, यानी कि ये वो कंप्लीट एरिया है बच्चों जो कंप्लीटली फॉर्म हुआ है, हमें इस पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो आई होप पहले तो आप क्वेश्चंस के बेसिक पार्ट को समझ पाए। अब बच्चों ये जो पोर्शन है वो सिमेट्रिकल है, फिगर पे मत जाइएगा, फिगर में आपको लगेगा जितना पोर्शन ऊपर का, क्योंकि ये हमारा तो बेस मेनली सिंपल सा सर्कल है। सो जो पोर्शन ऊपर का रीजन बाउंड करेगा वही हमारा नीचे का रीजन बाउंड करेगा। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये नहीं करना है कि इसका a1 निकालें, इसका a2 निकालें बच्चों, फिर हम टोटल एरिया निकालने के लिए a1 प्लस a2 करें, ना ना ना, ऐसा नहीं करेंगे। हमने बताया था सिमेट्रिकल पोर्शन है बच्चों, सिमेट्रिकल वाले पोर्शन में जो एरिया इसका होता है वही एरिया इसका होता है, यानी a1 a2 एक तरीके से इक्वल है। सो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए हम 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ a1, यानी इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, उसमें 2 से इंटू कर देंगे, जो भी कंप्लीट एरिया आएगा वही हमारा एरिया मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एरिया सेम है, 2 बार निकालने से क्या फायदा है ना, डबल आप इतनी मेहनत करें। सो यहां पर हमें सिंपली सिर्फ इस कर्व के लिए करना है इंटीग्रेट बिटवीन a बाई 2 टू a, और सिंपली इसको करना है सॉल्व। तो आई होप आप पहले बेसिक पॉइंट को क्लियर कर पाए कि किस तरीके से यहां पर सॉल्विंग चलेगी। बच्चों जो इक्वेशन है उसमें सॉल्विंग के लिए हम लोग ने सबसे पहले इंटीग्रेट करना है कहां से, a बाई 2 टू a, जो एरिया बाउंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें a बाई 2 से a तक का एरिया फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, ये है फ्रॉम a बाई 2 से लेकर के a तक का, तो ये एरिया कंप्लीटली निकलेगा। और इसके लिए जब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो अगर हम इसमें 2 से क्या कर दें, इंटू कर दें, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये पूरा एक मान लीजिए इसके एरिया को मैंने a कहा और इसमें 2 से इंटू कर लिया, तो वो भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि ये दोनों पोर्शन सिमेट्रिकल हैं, जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा, 2 टाइम लगा दीजिए, सिंपली आ जाएगा। अब चलिए इस कर्व पर आ जाए। सो बच्चों हमारे पास जरा देखिए था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सिंपली इक्वेशन तो ये था, है ना। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, y के लिए, y dx, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx, सिंपल सा फॉर्मूला है, थ्योरम है। सो y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो क्लियर हुआ। अब यहां पर आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये पुट कर देंगे और अब इसको सिंपली कर देंगे सॉल्व। तो चलिए इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और यही हमारा फाइनल एरिया होगा ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिटवीन x इक्वल टू a बाई 2 टू दिस कर्व। आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग को समझते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो हमारा बच्चों यहीं पर है। अब बेसिक से इंटीग्रेशन पर आ जाए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, x अपॉन 2, ओके। नाउ आफ्टर दिस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
सो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों आपको ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्योंकि पेपर के टाइम पे अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं है तो बेसिकली सारा पोर्शन आप कर लोगे, फिगर ड्रॉ कर लोगे, इंटरसेक्शन पोर्शन निकाल लोगे, सारा सब कुछ लेंगे, लेकिन अगर फाइनली अगर हमारा ये पार्ट नहीं क्लियर हुआ, यानी आपका फॉर्मूला नहीं क्लियर हुआ, तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारे फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। तो यहां से ये एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब बच्चों करना क्या है, हमें अपर और लोअर लिमिट पुट करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुटिंग द अपर लिमिट यानी a। और बच्चों जब आप a यहां पुट करोगे तो देखिए क्या सॉल्व होगा, a/2, फिर यहां a स्क्वायर है, यहां भी a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बच्चों पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। तो पहला पोर्शन तो 0 हुआ। आई होप आप इतना पॉइंट समझ पाए। फिर हमने अपर लिमिट यहां पर पुट करी a। जब आप बच्चों यहां पर a पुट करेंगे तो a/a, जरा देखिए साइन इनवर्स बन जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 बच्चों वैल्यू होती है π/2, है ना। सो ये तो हुआ π/2, साथ में a²/2 है। सो बच्चों टोटल बना πa²/4। आई होप आप इस पॉइंट को भी समझ पाए। ये पूरा पोर्शन हमें π/2 मिला, ये स्क्वायर/2 था, वो πa²/4 बन गया मल्टीप्लाई होके। ओके, तो ये तो हुआ हमारा पूरा अपर लिमिट का पोर्शन। अब बच्चों इसी तरीके से लोअर लिमिट भी तो देखनी पड़ेगी, वो क्या है a/2। चलिए लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पर, उसकी सॉल्विंग क्लियर करते हैं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, मैं यहीं पर थोड़ा बहुत सॉल्व करता जाऊंगा, जिससे आपको क्लियर होता जाए कि लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आ रही, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखिएगा जब हम लोअर लिमिट की वैल्यू बच्चों a/2 यहां पर पुट करेंगे तो देखिए a/2 और 2 ऑलरेडी यहां पर है। सो ये तो a² a/2 इंटू 2 यानी सीधे सिंपली 4 हो गया। और यहां पर भी वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा यहां पर बच्चों क्या होगा, a² माइनस, जब आप यहां पर a/2 पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ x तो ये a²/4 हो जाएगा। और बच्चों जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो 4a² माइनस दिस, यानी कि ये a/4 हुआ, और ये रूट यहां पर 3a²/4 हुआ, यानी कि अंडर रूट 3a/2 मिल जाएगा सिंपली। सब कुछ रूट सॉल्व होने के बाद देखिए 4a² माइनस a², तो 3a² हुए, 3a²/4 हुआ। बच्चों जब आप रूट लेंगे तो रूट 3/2 मिलेगा a, यानी कि a इंटू a² हो गया, अपॉन में 8 हो गया, रूट 3 हो गया। यानी कि पहला पॉइंट हमें मिला अंडर रूट 3/8a²। ओके बच्चों, तो ये तो पहला फर्स्ट मिल गया हमें वैल्यू पुट करने पर। अब सेकंड में आ जाए, जब यहां पर बच्चों आप a/2 पुट करोगे, सो देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग बच्चों यहां पर a/2 रखते हैं, सो ये यहां पर a/2 तो a से कैंसिल 1/2, और 1/2 साइन में वैल्यू देता है sin 60। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया होगा। सो जो वैल्यू हमारी यहां पर रिप्लेस होगी वो तो बच्चों a² है, सिंपली देखिए a²/2, क्लियर। और यहां पर जब a/2 रखा तो ये साइन इनवर्स 1/2 बचा। अब 1/2 कैसे बचा, जब आपने a/2 रखा, a से कैंसिल हो गया 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि साइन 30 की, है ना। सो ये π/6 हो गया, क्लियर। तो यानी कि ये हुआ πa² फाइनली 12। तो इसको आप लिख सकते हैं πa²/12। तो बच्चों इस तरीके से आपने पूरा सॉल्विंग कर लिया है। अब आपको जो लाइक वाली सॉल्विंग है उनको सिंपली सॉल्व करना है, जो सॉल्व हो सकता है बेसिकली आप उसको सॉल्व करिए। चलिए अब बच्चों मैं इसको फाइनली सॉल्व करता हूं। तो बेसिकली सारे टर्म्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसको यहां से मूव करता हूं। आपने समझ लिया कि आखिर हम लोग ने एरिया निकालने के लिए किस बेसिक प्रोसेस को यूज किया था। ओके, चलिए सिर्फ इस मेन पॉइंट को रखा है क्योंकि बच्चों इसी के आगे हम लोग को आगे प्रोसेस कर रहा है। तो देखिए सॉल्विंग कैसे होने वाली है। नेक्स्ट टर्म में जब हम लोग एरिया के लिए आगे चलेंगे, सो बच्चों 2 तो हमारा ये हमेशा जैसा था पहले से बाहर वैसे ही है। ये दोनों टर्म सॉल्व कर लेते तो बच्चों यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों के बीच का एलसीएम आपको मिलेगा 12। लुक एट दिस, दीज 2। सो ये हुआ 3πa² माइनस, यहां पर बच्चों हो जाएगा सिर्फ सिंपली πa², क्लियर। तो ये दोनों तो सॉल्व हो गए। अब ये तो एज इट इज है जैसा था, अंडर रूट 3/8a², क्लियर। अब जरा देखिए जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहां से जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे सो ये हो जाएगा 2, क्या हुआ 2πa²/12, और बच्चों माइनस का रूट 3a²/8, क्लियर। जो भी कैंसिलेशंस हैं उनको आप कैंसिलेशन कर दीजिए, जैसे ये 6 हो जाएगा। और बच्चों फिर से जब 2 इन्वॉल्व करेंगे, 2 से एक बार और कैंसिलेशन होगा तो फाइनली πa²/3 बचेगा, क्योंकि 2 आप और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से फिर डिवाइड होगा, और जब जो 2 इसको भी डिवाइड कर देगा तो सिर्फ आपके पास यहां पर रूट 3a²/4 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो फाइनल आया है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसको आई होप आप समझ पाए कि किस तरीके से हमें करना था सॉल्व। तो बच्चों ये इस फाइनल आंसर को आप नोट कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर है सब कुछ सॉल्व करने के बाद में, है ना।
पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस रूट 3 ए स्क्वायर अपॉन में बच्चों यहां पर आया है सॉल्व होने के बाद जब हमने डिवाइड किया तो ये 4, क्लियर, ये भाई 2 वहां से आ गया था पहले वाले से, तो ये अपॉन में 4। तो बच्चों इतना पोर्शन है जो हमारा मेन आंसर है। इसको कैसे सॉल्व किया है आई होप आपने सीखा होगा। तो जो आपका एक क्वेश्चन था वो यहाँ पर मैंने क्लियर किया है। आई होप वैष्णवी जी आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया कि किस तरीके से इसकी सॉल्विंग करनी है। चलते हैं बच्चों अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि रिलेटेड हमारे आज के टॉपिक के साथ में है। वो है बच्चों हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चों हम लोग ने डिग्री और ऑर्डर को क्लियर कर लिया था कि डिग्री और ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस कैसे हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पता है एक्स की वो वैल्यू जिसको आप इक्वेशन में पुट करें उसको सिंप्लीफाई कर दे। ऐसे ही यहां पर भी है कि किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशंस में जो उसका सॉल्यूशन है वो क्या है ना। सो एक फंक्शन है, अब यहां पर बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कंप्लीट एक वैल्यू नहीं, यहां पर वो फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है एक्चुअली बच्चों इसी को हम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए हम उसका सॉल्यूशन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। इफ इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन हमारे उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस चीज को आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास ये d2y और dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0 है, ओके, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसका बच्चों क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम कह रहे हैं ये इसका सॉल्यूशन है। कैसे आप बता सकते हो कि ये इसका सॉल्यूशन? अगर बच्चों ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। यही तो बेसिकली करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इसको कितने टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को भी अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि हम लोग ने जैसा कहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स, तो बच्चों यही तो है वो y इक्वल टू एफ एक्स। दिस इज अ फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। बच्चों ये y है, ये हमारा x के फॉर्म में फंक्शन है। तो ये क्या हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, बेसिकली हमें ये चेक करना है। कैसे चेक होगा? जब आप इसको फॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगर यही वापस बैक हो जाए ये इक्वेशन तो सिंपली है, अदरवाइज नहीं है। बस इतनी सी चीज है। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों ही साइड में इसको सिंपली डिफरेंशिएट करिए। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट टाइम में dy बाई dx, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a हो जाएगा cos x हो जाएगा, और यहां पर जब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b हो जाएगा माइनस का b sin x होगा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है ना। सो ये माइनस का b sin x हो गया। क्लियर? अब जरा एक बार और इसको चेक करते हैं, क्योंकि हमारा यहां पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ऑर्डर जो है बच्चों 2 है, तो 1 टाइम वी हैव डिफरेंशिएट 1 मोर टाइम। एक बार और डिफरेंशिएट करिए। सो dy by dx when differentiate with respect to x again, so this can become a d2y over dx2। और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। क्लियर? अब जरा इधर आ जाइए। ये बच्चों क्या है? ये तो a रहेगा। अब cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन? फिर से हुआ है तो माइनस का साइन, तो ये हो गया माइनस का sin x। क्लियर हुआ? अब बच्चों इधर आ जाइए, b sin x, तो यहां sin x का तो सिंपली cos x होगा ना, तो ये हो जाएगा b cos x। और जरा देखिए ध्यान से, यहां से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है। सो लुक एट दिस, वी हैव टू टेक इन माइनस s कॉमन, सिर्फ सिंपली माइनस कॉमन आ रहा है। सो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू टेकिंग माइनस s कॉमन, सो a sin x प्लस b cos x। बच्चों हुआ क्या? माइनस साइन कॉमन लेने से हमारे जो दोनों के माइनस की जो वैल्यू आ रही थी, दोनों ही की दोनों वैल्यू प्लस में हो गई, माइनस साइन सिंपली कॉमन आ गया। अब बच्चों आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? देखिए जरा ध्यान से, दिस वैल्यू इज गिवन टू y, लुक एट दिस, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। so this can also be a sin x plus b cos x, so this can be also changed in the form of y। so बच्चों आप इसको y से क्या कर सकते हैं? सिंपली रिप्लेस्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसको रिप्लेस करिए, देखिए फाइनली क्या मिलेगा। So when we putting in the place of this as y, because y की वैल्यू एक्चुअल में ये फॉर्म हो रही है, so d2y over dx2 this is equal to minus y, और माइनस y को जब आप इस तरफ लेके आएंगे चेंज करके राइट साइड में, तो d2y over dx2 is plus y is equal to 0। तो बच्चों जरा देखिए फिर से वही इक्वेशन फ्रेम हुई कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है? अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स जो होता है बच्चों, वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, उसको सॉल्व करके दिखा रहा हो, शो कर रहा हो, जिस तरीके से हम लोग ने ऐसे प्रूफ किया। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए। अब बच्चों किसी भी इक्वेशंस में कितने टाइम्स आप डिफरेंशिएट करते हैं ये डिपेंड करता है उसमें हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स कंटेन इन द इक्वेशन। सो लुक एट दिस, यहां पर बच्चों आपके देखिए जरा, है ना, ये दो हैं a और b, दो कांस्टेंट आपको यहां दिख रहे हैं। तो दिस इज व्हाई वी हैव टू टेक इन दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार हम लोग ने बच्चों इसको डेरिवेटिव यहां पर डिफरेंशिएशन किया है और सिंपली इस इक्वेशंस को सॉल्व किया है।
तो आई होप आप इस कंडीशंस को समझ पाए। जितने भी यहां पर आपको दिखेंगे, जैसे इस चीज को जरा देखिएगा, वॉच करिएगा, जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से एक फंक्शंस इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। सो बच्चों ऐसी सिचुएशंस में इस तरीके से देन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने आपके कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट जितने इक्वेशंस में इन्वॉल्व होंगे, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों जब बनेगी तो वो उतने ही ऑर्डर की बनेगी। जैसे अभी आपने इस एग्जांपल को देखा, मैं इस चीज को फिर से क्लियर कर रहा हूं। अभी हम लोग ने एक एग्जांपल बच्चों देखा, a sin x था और प्लस का b cos x, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्यूशन था एक इक्वेशंस का। बच्चों इक्वेशंस क्या थी, ये y इक्वल टू समथिंग ये था, सो d2y ओवर dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा सीधे इक्वेशंस फॉर्म हुआ था। अब बच्चों मैंने कहा, बताया आपको सॉल्व करके कि ये जो है y इक्वल टू दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस चीज को समझिए कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फ्रेम हुई है, ये सेकंड ऑर्डर की क्यों है। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस बता रही हैं कि अगर किसी भी हमारी जो ये इक्वेशन, इफ अ फंक्शन इज इन्वॉल्विंग, अगर आपके फंक्शन में बच्चों ये तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ही सोल्यूशन होता है। अब इस फंक्शन में जरा देखिए उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा कोई फंक्शन इस तरीके का है जिसमें c1 c2 करते हुए कितने n यहां पर बताएगा, अगर हमारे n यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है किसमें, हमारी फंक्शंस में, सो बच्चों जो इक्वेशन फ्रेम होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें उतने ही ऑर्डर होते हैं। अगर एक इन्वॉल्व है सिर्फ वन कांस्टेंट, सो सिर्फ सिंगल ऑर्डर का बनेगा आपका इक्वेशंस। बच्चों अगर यहां पर टू अगर आपके कांस्टेंट इन्वॉल्व है, सो इसका मतलब आपकी जो डेरिवेटिव जो इक्वेशंस फॉर्म होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चों फ्रेम होगी, वो सेकंड ऑर्डर की होगी, जैसा आपने यहां पर देखा। देखिए यहां पर वॉच करिए, यहां पर बच्चों ये आपको जो दिख रहा है कि a और b क्या है, these a and b are two constants, this is number 1, this is number 2। सो बच्चों जो आपका इक्वेशन फ्रेम हुआ है, लुक एट दिस, इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितने भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उतने ही ऑर्डर की हमारी इक्वेशंस जो है वो बच्चों फ्रेम होगी। आई होप आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बताने के लिए इस चीज को समझाया गया कि अगर ऐसे n कांस्टेंट इन्वॉल्व है इक्वेशंस में, हमारे जो हमारा फंक्शन आपको दिखता है y इक्वल टू fx, तो आप सिंपली समझ लीजिए जो आपका उससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बच्चों फॉर्म होगा, उसमें भी n ऑर्डर होंगे, ओके। लेकिन खैर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस इस बार फॉर्म करने के लिए नहीं, भाई जनरल फॉर्म इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशंस के लिए आपके इस बार क्वेश्चंस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को जनरली बच्चों फोकस करना, और बाकी रही बात जो ऑर्डर की बात है, वो कि बाकी सारा बेसिक पोर्शन जो था फॉर्मेशंस का, जनरल सॉल्यूशंस का, वो बच्चों इस बार पोर्शन है वो 30% पार्ट में चला गया है, यानी वो डिलीटेड पोर्शन में चला गया है, ओके। चलिए एक चीज को समझते हैं आगे बच्चों। नाउ शो दैट, हमें शो करना है बच्चों में बताना है कि यहां पर शो दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी हमको ये शो करके दिखाना है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इस चीज को हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे भाई, सिंपल प्रोसेस है, इक्वेशन से फॉर्म करिए, अगर देखिए सेटिस्फाई कर जाएगा तो है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन खैर होगा ही बच्चों, हमें प्रूव करके दिखाना है, शो करना है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, सिंपली देखिएगा log y, क्लियर। सो नाउ वी हैव टू क्या करना बचा है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में इसको शो करके दिखाना है। सो देखिए व्हेन वी हैव टू डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, जब आप इस पूरी इक्वेशंस को, जब आप इस पूरे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो जरा देखिए क्या फॉर्म होगा। दिस इज इक्वल टू 2x, भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या हुआ, 2x हुआ। यहां पर आ जाइए, 2 आपका कांस्टेंट है बच्चों, उसको तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब आपके ये दो फंक्शंस हो गए, देखिए ध्यान से, y स्क्वायर और log y, है ना, 2 फंक्शंस। एक फंक्शन बच्चों आप पहले यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो इसका डिफरेंशिएशन में 2 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है। फर्स्ट को लीव करें, सेकंड का करें, सेकंड को लीव करें, दिस टाइम फर्स्ट का करें। ये हमारा इंटीग्रेशन नहीं थे, तो वहां पर तो आइलेट रूल वगैरह बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं। तो चलिए फर्स्ट को लीव किया y स्क्वायर, इसका जब आप log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y हो जाएगा, क्लियर। और साथ में बच्चों dy by dx को मत भूलिए, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, और फंक्शन में बच्चों ये y है। सो y स्क्वायर सिंपली पहले लीव हुआ, log y का 1/y हुआ बच्चों, लेकिन ये x नहीं है, सो चेन रूल अप्लाई होता है y का dy by dx, ओके। चलिए प्लस करते हैं,
नेक्स्ट में आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट में इस बार हम लोग log y को लीव कर देंगे, इसको सिंपली करेंगे। तो जब आप log y को लीव करोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y होगा, dy by dx होगा और साथ में log y भी होगा। तो बच्चों हमने log y लिख लिया है, फिर ये dy by dx, ये log y है और ये dy by dx। क्लियर? सो इस तरीके से आप इसको पहले तो डिफरेंशिएट कर लोगे। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टेकन, जो भी कैंसिलेशन है बच्चों कर लीजिए पहले। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, तो सिंपली कैंसिल कर लेंगे। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टेकन dy by dx कॉमन। और बच्चों देखिए कुछ और भी कैंसिलेशन अगर है तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। जैसे ये 2 से 2 का कैंसिलेशन पॉसिबल है, कर लीजिए। ये हुआ x। अब जरा यहां पर आ जाए, यहां पर बच्चों हमारे पास सिंपली y बचेगा और हमने dy by dx ले लिया है कॉमन। सो व्हेन वी टेक dy by dx एज कॉमन, तो रिमेनिंग इज y ओनली। यहां पर सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। यहां से भी बच्चों क्या हुआ, dy by dx जब हमारा कॉमन आ गया है तो सिंपली हमारे पास बचेगा 2y log y। क्लियर? जरा देखिए ध्यान से, ये कुछ कंडीशंस हमारे पास बन के आ रही है। अब बच्चों क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से बनानी, इक्वेशंस वहां पर log है, सो कुछ ना कुछ तो हमें अपने इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई आपको इन सारी इक्वेशंस को ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे इसकी हेल्प हमें लेते रहने पड़ेगा। अगर आप इनकी हेल्प नहीं लेंगे तो इक्वेशंस फ्रेम होने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए इसकी हेल्प कैसे लेते, जरा देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y²। तो बच्चों मैं इसको y इंटू वाई लिखता हूं और log y। अब ऐसा क्यों किया देखिएगा, उसका हमारे पास एक रीजन है, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से फ्रेम करना है। तो कैसे फ्रेम करना है बच्चों देखते हैं। इस एक y को अपॉन में ले आइए। सो देखिए जरा ये इक्वेशंस किस तरीके से फ्रेम हो रही है, x² अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 2y log y। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए ध्यान से इसको वॉच करिए, यानी कि 2y log y को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों किससे, x² अपॉन y से। और अगर यहां पर आप वॉच करिए तो ये 2y log y ही बन रहा है, वही फ्रेम हो रहा है। तो मतलब बच्चों आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, यानी इसके प्लेस पर बच्चों आप x² अपॉन y प्लेस कर सकते हैं। सो रख दें यहां पर, चलिए रिप्लेस करते हैं। 2y log y के प्लेस पर बच्चों रिप्लेस कर सकते हैं x² अपॉन y से। सो लुक एट दिस, x इज इक्वल टू dy by dx y प्लस, and after this y plus we have to write as x² upon y। clear? now we have to take the simple LCM। सिंपल से LCM टेक कर लीजिए। सो बच्चों LCM को टेक करना है, थोड़ा सा स्पेस की डिमांड है और आई होप आपने ये चेंजेस सीख लिए हैं। तो मैं इस चेंज को यहाँ से मूव कर देता हूँ कि आखिर हमने कैसे बच्चों यहाँ पर इसको चेंज किया था, है ना। चेंज करने का बेसिक भी आप समझ गए कि आखिर हमने कैसे इसके प्लेस पर x² अपॉन y रिप्लेस कर दिया। आई होप आप ये चीज समझ गए। तो उसके लिए बेसिकली इन्वॉल्वमेंट था किसका, हमारे मेन हमारे जो फंक्शन था उसका। चलिए सो बच्चों यहां से जब हम एलसीएम लेंगे, सो लुक एट दिस, y² अपॉन y होगा और बच्चों y हमारा क्या जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई में। सो x इंटू y, दिस इज इक्वल टू dy by dx, x इंटू y dy by dx और प्लस x² प्लस y²। क्लियर? अब बच्चों इतना तो हमारा फॉर्मेशन हो गया। क्या करें भाई, इक्वेशन तो ऐसी फ्रेम करनी थी, इसका मतलब बस करना ये है xy को आपको लेफ्ट साइड में ले आना है, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। और जरा अब आप फाइनली वॉच करेंगे सो देखेंगे आपको फाइनल आंसर भी दिखेगा। सो लुक एट दिस, dy by dx, क्लियर, और साथ में क्या है x² प्लस y²। और बच्चों इसके इन्वॉल्वमेंट के बाद ये xy भी लेफ्ट में ट्रांसफर किया तो माइनस xy एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई? यस, देखिए मैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों सिर्फ इतना है कि ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये फंक्शन हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई बच्चों? ये सॉल्यूशंस में हमारे कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आप देखते हो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ये आपने देखा है कि आखिर ये जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इस चीज को भी समझेंगे। और उसके बाद फिर कैसे कैसे हम लोग ये सॉल्विंग करते हैं, इस चीज को भी क्लियर करेंगे। देखिएगा बच्चों, ये जो जनरल सॉल्यूशंस की बात है और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात है, इसको समझिए। जैसे अगर हमने मान लीजिए वो लिखा था इक्वेशंस, अभी मैं उसी इक्वेशंस की बात कर रहा था कि d2y ओवर dx2, और यहां से इस इक्वेशंस को मान लीजिए एक सिंपल सी बात है dy by dx ले ली। चलिए मैं बार बार उस इक्वेशन को चेंज कर दूं, 1/x इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरीके से आप इक्वेशंस बनाएंगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली यहां पर जब सॉल्विंग की बात आएगी सो लॉग लेके सॉल्व करोगे भाई, इसको इक्वेशंस फ्रेम करोगे। सो ये जरा देखिए dy by dx है, ये -1/x हुआ, आपने यहां पर इस dx को ऐसे इन्वॉल्व किया। वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेशन बोथ द साइड। सो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा y, और सिंपली ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा -log x। क्लियर? अब क्या सिर्फ इसको लिखते हैं तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन है भाई, ये वो इक्वेशन बन गई। आखिर यही तो सॉल्यूशन है, y प्लस log x
ये बच्चों हमारा क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, मतलब y इक्वल टू लॉग x प्लस सी, है ना, तो ये हमारा जो फ्रेम हुआ ये इसका एक जनरल सोल्यूशन फ्रेम हुआ। यानी कि आप जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्म में, जब बच्चों जैसे मैं इक्वेशंस में लिख रहा था 3 sin x और प्लस 4 cos x, अगर ये होता तो ये बच्चों कैसा सोल्यूशन है, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और अगर यहीं पर ये a और b इन्वॉल्व होते तो एक ऐसा सोल्यूशन होता, ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन हो जाता। बात समझ रहे? तो बच्चों ये जो है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमारे कैसे हैं, एग्जैक्ट आपको पता है उनकी वैल्यू क्या है। और वो जो आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b बच्चों, उसकी अभी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, मतलब वो भी कांस्टेंट है, लेकिन अभी ये तो है बच्चों, ये एकदम न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो ये हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है 3 sin x। और यहीं पर a भी इन्वॉल्व कर दे तो बच्चों वो भी हमारे कांस्टेंट होंगे, लेकिन वो हमारी जनरल सॉल्यूशन होगी। तो आई होप आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस का बेसिक डिफरेंस समझ पाए होंगे। ओके, तो बेसिकली ये पॉइंट था हमारे जनरल सॉल्यूशन और हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। अब बच्चों बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, जो हमारा सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन है। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बच्चों, हम लोग 4 बेसिकली तरीके हैं जिससे हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं। पहला हमारा जो मेथड है बच्चों वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि सिंपली आपको इक्वेशंस दी होगी, 2 मार्कर क्वेश्चन सिंपली मिल सकता है, 1 मार्कर भी हो सकता है, 1 मार्कर ही हो बच्चों, 2 मार्कर जनरली वैसे आते हैं, जहां पर आपको इक्वेशंस में डायरेक्टली x और y के डेरिवेटिव सिंपली अलग अलग हो रहे होंगे, आपके इजीली से सेपरेट हो जाएंगे, इजीली से इंटीग्रेट हो जाएंगे और आपकी इक्वेशंस फ्रेम हो जाएगी। बच्चों यहां पर जो दूसरा मेथड है वो है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब क्या हर बार ऐसा होगा बच्चों कि आप इतने इजी से x और y के टर्म्स डिफर कर पाए, अलग अलग कर पाए, सेपरेट कर पाए? बच्चों हर बार इतना पॉसिबल नहीं होता। सो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास एक मेथड है कि हम उसको उस फॉर्म तक ले जाएं, उसको ऐसा कुछ बनाएं जिससे वो सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए इक्वेशंस हमारा, ठीक है ना। तो उस फॉर्म में बनाने के वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि उस वेरिएबल सेपरेट हो जाए इस फॉर्म में, उसको रिड्यूस करिए, पहले चेंज करिए, डायरेक्टली नहीं होगा। और थर्ड बच्चों हमारे पास कंडीशन है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे एक इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। सो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, सबसे पहले इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट मेथड है जहां पर हम लोग जिसकी हेल्प से बच्चों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसकी सॉल्विंग करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों उसके बाद फाइनल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर मे भी शायद इस बार कहा जा रहा है कि शायद dx वाला पोर्शन ना है, मे भी शायद बात हो रही है, लेकिन बच्चों कुछ कंप्लीट डिस्कस नहीं। वहां वो जरूर है कि जनरल सोल्यूशन वाला पोर्शन तो यहां से मे भी डिलीटेड पोर्शंस में है, अब कुछ पोर्शन शायद यहां से भी है। तो चलिए ये आपके बेसिक्स पार्ट हैं, ये वो बेसिक्स रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको जनरल इक्वेशंस को, सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्विंग करनी है, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको बताया 2 तरीके से सॉल्यूशंस बच्चों, जनरल सॉल्यूशंस और दूसरा कैसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में आपके जो कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते बच्चों, वो कंप्लीट कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। जहां पर कांस्टेंट a b c n इस फॉर्म में सब, c इस फॉर्म में सब इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों वो हमारी इक्वेशन जो होती है वो जनरल फॉर्म में होती है। ओके, तो चलिए इक्वेशंस को सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जो इससे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आपके 2021 बोर्ड मैथमेटिक्स एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है विद वेरिएबल सेपरेबल, है ना। इस वेरिएबल को सेपरेट करने वाले मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो शॉर्ट है डी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा इस इक्वेशन को बच्चों में जो सॉल्व करना है, यहाँ पर पहले तो ये वॉच करिए, क्या ये इजीली सेपरेट हो सकता है? अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, इजीली सॉल्व कर दीजिए। और मुझे लगता है कि हाँ बच्चों ये इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इजीली सेपरेबल फॉर्म में हो सकता है। देखिए अगर हम x से पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं बोथ साइड, देखिए ध्यान से, इफ वी हैव टू डिवाइडिंग बाय x बोथ द साइड, अगर हम दोनों ही साइड में बच्चों x से डिवाइड कर देते हैं तो आप देखोगे कि x यहां तो कैंसिल्ड हो जाएगा, क्लियर। यहां पर e टू द पावर x को आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए, तो cos y dy दिस इज इक्वल टू x e टू द पावर x log x और प्लस e टू द पावर x, और बच्चों दोनों के साथ में ही अपॉन x हो जाएगा, मैंने सेपरेट भी कर दिया। चलिए भाई ये हो गया हमारा यहां से सेपरेट, और ये है dx। अब जरा देखिए क्या dx के साथ में कोई y है? नहीं है। y वाले सारे जो टर्म्स हैं वो dy के साथ में, अपने ऑपरेटर के साथ में, और बच्चों dx वाले के साथ में सारे x वाले टर्म्स, यानी ये सेपरेट हो गया। x और y के टर्म्स हमारे कंप्लीटली सेपरेट हो गए, कहीं पर भी बच्चों ऐसा नहीं कि मिक्सअप कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो। ओके,
तो यहां से जो कैंसिलेशन है उसको सिंपली कैंसिल करिए। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन का जस्ट एंटी डेरिवेटिव है, आपको पता है ना, रिवर्स प्रोसेस चलेगा तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है सॉल्यूशंस में क्रिएट होगा, सॉल्यूशन आप फाइंड कर पाएंगे। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड। सो लुक एट दिस, दिस इज cos y dy and that is equal to integration e to the power x log x dx और प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x बाय x dx। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ने सिंपली बोथ साइड इंटीग्रेशन टेक कर लिया, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड। नाउ वी हैव टू सिंपली इंटीग्रेट और देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन हमें मिल सकता है और क्या सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहां से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, बच्चों कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, आई होप सारे बच्चे जानते हैं। सो ये तो हो गया हमारा साइन वाई, क्लियर। सिंपली माइनस मत लगाना भाई, माइनस तो साइन में चलता है, उल्टा रिवर्स है ना, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं साइन और कॉस में, इंटीग्रेशंस में, प्लस और माइनस के उसमें। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको डिफरेंशिएशन भी ध्यान रखना है कहां पर माइनस, आपको इंटीग्रेशन भी ध्यान रखने हैं एट द टाइम ऑफ पेपर, ये सारे कंफ्यूजन से बचना है आपको। चलिए यहां पर आ जाए बच्चों, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, क्योंकि आप ध्यान करिए ये हमारा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं। एक फंक्शन जो है वो हमारा है यहां पर सिंपली जो आप सीधा से देख रहे हैं कि वो लॉग के फॉर्म में है, यानी लॉग फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप लॉग फंक्शन को मानिए एज अ फर्स्ट वन सिंपली, क्योंकि आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एल का पहले प्लेस है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, और ये बच्चों हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो अरेंजमेंट है आइलेट रूल है उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड फंक्शन होता है। log x को आप सिंपली लीव कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन लीव, जो फॉर्मूला है क्या करते हैं, फर्स्ट को लीव करेंगे, मैं लिख देता हूं चलिए एक बार अगर कोई कंफ्यूजन हो। फर्स्ट को लीव करेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब बच्चों इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व हो जाता है, किस वाले फंक्शन का, फर्स्ट वाले फंक्शन का, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं होगा भाई, ऐसे ही होता है कुछ कंडीशंस। और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आल्सो, भाई अंदर इंटीग्रेशन के अंदर भी इंटीग्रेशन चल रहा है, तो सब कुछ चल रहा है बच्चों उसके अंदर, और ये साथ में भाई dx पूरे का ऑपरेटर, क्योंकि भी होल इंटीग्रेशन होना बाकी है। तो ये तो है सिंपल सा वो फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान रखिए सिंपली है, ज्यादा आपको लर्न ही हो गया होगा ज्यादातर। सो log x फर्स्ट लीव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब बच्चों बताइए e की पावर x का क्या है, इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफरेंशिएशन करिए, वो भाई बहुत डीट है ना, पहले बताया e की पावर x चेंज नहीं होगा। सो e टू दी पावर x log x, अब माइनस होल इंटीग्रेशन, सो होल इंटीग्रेशन बच्चों ये हुआ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो बच्चों वो तो log x का 1/x हो जाएगा, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x ही होगा, तो ये तो एज इट इज ऐसा ही है। और जरा इसको आ जाइए, क्या इसका इंटीग्रेशन करें, रहने दीजिए, देखिए क्या होने वाला है भाई, e टू दी पावर x बाय x dx। अब जरा वॉच करिए इन दोनों टर्म्स को, देखिए ध्यान से अच्छे से, ये है माइनस का 1/x e टू दी पावर x dx, और बच्चों ये क्या है, प्लस का e टू दी पावर x 1/x dx। तो प्लस माइनस सिंपली क्या हुए, कैंसल्ड हो गए, आपका वर्कलोड बच्चों कम हो गया। और जो फाइनली हमें वैल्यू दिख रही है, लुक एट दिस, sin y इज इक्वल टू e टू दी पावर x log x और प्लस c। बच्चों यही हमारा क्या है, फाइनल इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए, समझ पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, किस तरीके से बच्चों सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ओके, तो ये है बच्चों हमारा किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने का एक सिंपल वे, जब हमारी इक्वेशंस डायरेक्टली सेपरेट फॉर्म में हो, मतलब आपको इजीली उसको सेपरेट कर सकें एक्स वाई वाले टर्म्स को। चलिए बच्चों कुछ और इसी के बेस पे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, जिससे आपके सारे टर्म्स और क्लियर हो जाएं। देखिए बच्चों कुछ इस फॉर्म में भी हो जाते हैं, जहां पर देखिए इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम लोग वो जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते, क्यों जनरल क्यों था बच्चों, क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट था वो सी इन्वॉल्व था, है ना, कंप्लीट वैल्यू नहीं थी। आज इस बार हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इक्वेशंस का, तो बच्चों इस बार इसका मतलब सी वगैरह कुछ नहीं रहना है, इस बार कंप्लीट वैल्यू आपको देनी है, किसकी, अपने कांस्टेंट की। तो चलिए बच्चों वो भी वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करने का मेथड भी सीखेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग बच्चों इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले सीजर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू dx को यहां पर ले जाएं, और इस वाले sin y और y cos y को dy के साथ ले जाएं, तो ये तो सेपरेट तो हो जाएगा सिंपली, यानी इजीली सेपरेबल फॉर्म में है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। sin y क्लियर, प्लस y cos y दिस इज dy, ये बच्चों हमारे पास हुआ ये dy के साथ। और जरा देखिए x वाले के साथ क्या इन्वॉल्व होगा, क्या करते हैं बच्चों, x को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली कर लीजिए। सो 2x log x, सिंपली मैंने x को मल्टीप्लाई भी कर दिया, और बच्चों प्लस x, और साथ में क्या आया, ये आ गया हमारा dx।
ओके बच्चों, इसके अलावा हमें कुछ गिवन भी है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू 1। तो ये क्या है, इसका क्या यूज करेंगे, इस चीज को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं। इस टर्म को हम लोग अभी बच्चों थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास इसको अगर हम क्लियर करने लगेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा पॉसिबल मिस्टेक हो जाएगी। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को फॉर्म कर लेते हैं, इसका इक्वेशंस जनरल फॉर्म बना लेते हैं, देन आफ्टर आपको बताएंगे कि आखिर इसका यूज क्या है। ओके चलिए, अभी तो हम लोग इसकी सॉल्विंग पे पूरा ध्यान देते हैं। सो बच्चों यहां पर जब क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करके ले जाएंगे तो साइन वाई है सिंपली, यहां पर आपको देखिए जरा बच्चों, ये इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली मैंने इसको इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड, वी हैव टू इंटीग्रेट सिंपली बोथ साइड कर दीजिए, क्योंकि अब इसके बाद कोई फाइनल हमारे पास वर्क नहीं है। सो साइन वाई डी वाई क्लियर, और प्लस यहां पर हो जाएगा y इंटू कॉस वाई डी वाई। तो ये तो हुआ हमारे इस वाले लेफ्ट पोर्शन पे, और अब आ जाते हैं राइट पोर्शन। नाउ अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट देम। सो 2 कांस्टेंट है बच्चों, वो तो बाहर जाएगा भाई, उसका तो कोई काम नहीं, कांस्टेंट आपको पता है इंटीग्रेशन तुरंत बाहर करता है, और x log x, और साथ में बच्चों प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा होगा x dx। क्लियर? तो इस तरीके से ये तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन का पहले तो वो पूरा प्रोसेस हमने लोग क्लियर कर लिया कहां पे किस तरीके से इंटीग्रेशन होना है। अब बच्चों करते हैं इसको सिंपली इंटीग्रेट। देखिए इंटीग्रेशन में बच्चों थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाते हैं कभी कभी सिचुएशंस में। अगर हम इस टर्म को भी इन्वॉल्व ना करें इंटीग्रेशन में, मतलब इसको एज इट इज रखें, जरा देखिएगा ध्यान से, ये साइन वाई डी वाई मैंने ऐसे ही लीव कर दिया। अब इसको क्यों लीव किया है उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अब आपको डिसाइड करो कि आइलेट रूल के हिसाब से LAT यानी a पहले आ रहा है t बाद में, यानी a हमारा फर्स्ट है, यानी इस फंक्शन को आप एज अ फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इस फंक्शन को एज अ सेकंड। तो बच्चों इसको मैंने लिया फर्स्ट और इसको लिया सेकंड। y को लीव कर दीजिए, फर्स्ट को लीव किया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सबको पता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ cos y क्या होता है, sin y, लिख दीजिए sin y यहां पर, माइनस होल इंटीग्रेशन, जब आप होल इंटीग्रेशन करोगे और उस होल इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सिंपली 1 हो जाएगा। सो ये तो काम खत्म, 1 हुआ, और साथ में cos का इंटीग्रेशन, क्योंकि सेकंड का बच्चों इंटीग्रेशन होता है तो cos का इंटीग्रेशन sin y हो जाएगा। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर हमने यहाँ पर इसको क्यों लीव किया था। देखिएगा ध्यान से, अभी आपको क्लियर होने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन में आ जाए। यहाँ पर भी हमारा कुछ इसी तरीके का बच्चों प्रोसेस है, 2 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, लॉग को फर्स्ट लेना पड़ेगा आइलेट के हिसाब से, और उसके बाद हमारा एल्जेब्रिक होगा। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। फिर से इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। चलिए मैं इसको यहाँ इंटीग्रेट करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। देखिए लॉग को हम लोगों ने लीव किया फर्स्ट को, ओके, और नेक्स्ट आ जाते हैं इनटू इंटीग्रेशन में। फर्स्ट को जब आप लीव करेंगे इस वाले को तो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये x² हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन, बच्चों होल इंटीग्रेशन यहां पर अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जब आप log x का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो 1/x मिलेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस यानी x² मिल जाएगा। ओके, x आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x² log x, सिंपली फर्स्ट पार्ट में था। और जब आप इसका करेंगे तो ये फिर से अगेन x/2 हो जाएगा, x² होगा, 2 ऑलरेडी इन्वॉल्व था तो x²4 हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट को समझ पाए। 1/2 बच्चों कांस्टेंट है, बाहर हुआ, जब आपने 1/2 यहां से बाहर निकाल लिया, सब x का आप फिर से अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि x एक x कट चुका है, एक x सिंपली बचा है, जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो x²/2 मिल जाएगा। 1/2 ऑलरेडी पहले से इन्वॉल्व था तो ये x²4। तो आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। ये हुआ x²/2 log x, और बच्चों यहां पर जब आए तो ये हुआ हमारा x⁴ x⁴ और रही बात बच्चों इसकी, तो अभी ये भी सॉल्व होना है, इसको भूलिए मत, x²/2। क्लियर? और इतना पूरा बोर्ड हमारा फिल हो गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए जगह नहीं बची, समझ लीजिए वो c वहां पर इन्वॉल्व है। ओके, चलिए बच्चों अपनी एक फर्स्ट लाइन को यहां से मूव कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े से स्पेस की डिमांड है क्वेश्चन में, विदाउट स्पेस फॉर्मेशंस पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अब बच्चों जरा अपने सॉल्यूशंस के मेन पॉइंट पर आ जाएं। देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये इंटीग्रेशन क्यों लीव किया, देखिए ध्यान से, ये प्लस में है ये माइनस में है, sin y dy इंटीग्रेशन sin y dy, तो सिंपली ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, देखिए इजी हो गया। अब बच्चों आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, y sin y, ओके, इजी हो गया। देखिए इंटीग्रेशंस ने हमें हेल्प कर दी इस तरीके से। तो कुछ ऐसे इन्वॉल्यूशन टर्म्स होते हैं जहां पर आपको हेल्प भी मिल सकती है, तो बस आप अच्छे से उसको वॉच करते रहिएगा, देखते जरूर रहिएगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, जब आप बच्चों यहां पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे
पूरी इक्वेशंस में 2 को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, लॉग एक्स, और जब आप इधर से 2 को आगे और मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, फिर आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब जरा देखिए यहां से फिर से एक कैंसिलेशन होने वाला है, देखिएगा वॉच करिएगा, एक कैंसिलेशन और बच्चों पॉसिबल है, और वो कैंसिलेशन यहां पर किसका है, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का। तो फाइनली अगर हम बात करें सो y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, फाइनल हमें इक्वेशन ये मिल गई। तो बच्चों यही हमारा इसका सोल्यूशन भी है। आई होप आपने सोल्यूशन क्लियर कर लिया, लेकिन 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 बच्चों ये सोल्यूशन क्या है, दिस सोल्यूशन इज अ जनरल सोल्यूशन, ठीक है। इस जनरल सोल्यूशन को जब आप वॉच करेंगे तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा देखिए फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। और मैंने आपको एक चीज अभी वहां पर लीव करके रखी थी, मैंने कहा था ना इसको मैं अभी लीव कर रहा हूं बच्चों, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब इनका इन्वॉल्यूशन आ गया कि जो y इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू 1 कह रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू पाई बाई 2 है, ये क्यों दिया है बच्चों, ये एक्चुअल में दिया है इस c की कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए, यानी c जो अगर कांस्टेंट रखे रहेंगे तब तक ये जनरल सोल्यूशन रहेगा, और हमें इसका कौन सा सोल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। और पर्टिकुलर सोल्यूशन बच्चों तब आता है जब आपके सारे कांस्टेंट क्लियर हो, कंप्लीट हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में, है ना, उनकी कंप्लीट वैल्यू। सो चलिए यहां से अब इसको इन्वॉल्व करते हैं। जैसा क्वेश्चन ने आपको बताया कि जब अगर x की वैल्यू 1 होती है देन y हमारा पाई बाई 2 होता है, यानी कि हम x जहां जहां पर है इन्वॉल्व उसको 1 से रिप्लेस करते हैं, और जहां जहां पर y इन्वॉल्व है बच्चों उसको पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दो। देखिए पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, जहां जहां पर बच्चों y था मैंने उन सारे y को किससे रिप्लेस किया, पाई बाई 2 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, और इन द प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट एज 1, सो 1 इनटू log 1, तो log 1 की वैल्यू तो हमारे सारे बच्चे जानते हैं बच्चों होती है वो 0 और प्लस c, यहां से sin पाई बाई 2 दिस इज आल्सो 1, सो पाई बाई 2 इज इक्वल टू दिस इज 0, सो इक्वल टू c। तो बच्चों यहां से ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया बच्चों। और ये टाइम है बच्चों आपके नाश्ता करने जाने का, भी नाश्ता भी करते जाइए, समझते जाइए, लेकिन बोर मत होइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ये माइंड डिस्टर्ब करेंगे अपना तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे, तो समोसे भी खाते जाएं, पढ़ते भी जाएं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता कर भी रहे हो कि इधर से नाश्ता भी चल रहा है, उधर से मोबाइल में पढ़ाई भी चल रही। तो यही तो बच्चों आजकल की इस ऑनलाइन एजुकेशन का एक बेसिक है, एजुकेशन आपके घर तक, हमारा यही मेन मोटिव है कि आप घर बैठे सारे एजुकेशन लें, बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। वैसे भी बाहर का माहौल बच्चों खराब है, कोविड इतना चल रहा है बाहर। सो देखिए यहाँ पर c इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, c की वैल्यू यानी हमें एग्जैक्ट मिल गई। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो पर्टिकुलर सोल्यूशंस के फॉर्म में मिल जाएगा। क्यों, जब हम लोग c को बच्चों पाई बाई 2 से चेंज कर देंगे तो क्या सोल्यूशन में आपको कोई ऐसा कांस्टेंट दिख रहा है जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता, भाई सारे टर्म्स क्लियर हो गए। यानी कि अगर हमें जनरल सॉल्यूशंस निकाला है हमने, अगर हम उसमें जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए तो वही सोल्यूशन बच्चों जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यही डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी इस चीज को बताया था दोनों सॉल्यूशंस के फॉर्म में। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको c के प्लेस पर पाई बाई 2 रिप्लेस करना है, y sin y, क्लियर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर log x और प्लस पाई बाई 2। तो बच्चों इस तरीके से आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कर लिया, समझ लिया, देख लिया कि कैसे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पाई बाई 2 है आपको दिख रहा है, यहाँ पर अब आपको कांस्टेंट कहीं पर देखिए इन्वॉल्व नहीं दिखेगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो है उसकी कंप्लीट वैल्यू आपको पाई बाई 2 c की मिल गई। ओके, तो ये बच्चों हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, और आई होप आप पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालना भी सीख गए होंगे। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की ओर। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि किस तरीके से अगर नहीं इन्वॉल्व हो रहा है सिचुएशंस में, आपका सेपरेट नहीं हो रहा, तो आप उसको कैसे उस फॉर्म में ले जाएंगे। तो बच्चों इसका एक बेसिक से तरीका होता है, अगर हमारे इक्वेशंस में कुछ अगर फंक्शंस में x y प्लस 1 इस तरीके से या कुछ भी c कुछ भी इन्वॉल्व है कांस्टेंट, तो आप इसको कुछ एक नया वेरिएबल लेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसको लेट कर लिया v, और उसके बाद फिर उसको आगे के पोर्शंस में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये dy बाई dx हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा आपका dv बाय dx। और अब आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ dv बाई dx माइनस 1, और फिर देखेंगे कुछ चेंजेस होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस में चलेंगे, उन सारे चेंजेस को सीखेंगे। बेसिक कंडीशंस ये है कि अगर आपका सेपरेट नहीं हो रहा है तो उसको सेपरेट करने का एक सिंपल सा वे है कि अगर आपके कुछ इस तरीके के लीनियर फंक्शंस हैं तो वहां पर आप उसको एज ए न्यू वेरिएबल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीधे करके बच्चों क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे तो वो आपको ज्यादा ईजी होगा। देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, सिंपली आपके सामने एक इक्वेशन है
और अगर आप इसको सेपरेट करना चाहोगे ना तो बच्चों पॉसिबल नहीं है ऐसे इसको सेपरेट करना, क्योंकि वो x और y जो है वो ऐसे फंक्शंस हैं, वो x के साथ में y, y के साथ में x इन्वॉल्व ही रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब अगर हम यहां पर इस x प्लस वाई को बच्चों एक न्यू वेरिएबल से चेंज कर लें, एक सेपरेट वेरिएबल के साथ चेंज कर लें, तो शायद ये मैनेज हो जाए। चलिए देखते हैं। सो इफ वी हैव टू लेट दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू v, अगर हम इसको नया वेरिएबल v लेट कर लें, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये तो 1 हुआ, ये हो गया dy बाई dx, और यहां पर ये dv अपॉन dx हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, ये जो dy बाई dx है, this can be changed as dy by dx, now 1 is going to this side, so dv by dx minus 1, यानी कहने का मतलब बच्चों सिर्फ इतना है कि अगर आप x प्लस वाई को v से रिप्लेस करोगे तब एक्शन करोगे तो कुछ रिएक्शन भी होगा, यानी कि dy by dx भी तुरंत रिएक्शन करेगा, कहेगा भाई मुझे भी बदल दो। फिर अब जब मेरे भाइयों को नहीं रखा x y को तो मैं भी यहाँ रह के क्या करूंगा, तो वो भी कहेगा भाई आपने v में रखा है तो v में जाओ, dv by dx minus 1, इस तरीके से आप उसको चेंज कर लेंगे सिंपली। सो बच्चों इस तरीके से जब आप उसको चेंज करोगे तो देखो dy by dx है हमारे पास, यहाँ पर आप इसको इन्वॉल्व कर लो, जो आपने चेंज किया है वो चेंज किया है dv by dx minus 1, so we have to change it dv by dx minus 1, and look at this is taken as v plus 2 and 2v minus 1, सिंपली ये फॉर्म। ओके, सो इस तरीके से जब आपने इसको फॉर्म किया तो बच्चों ये -1 जो आपका इन्वॉल्व हुआ है, ये -1 जब लेफ्ट पर ट्रांसफर होगा सो ये हो जाएगा प्लस में, और फिर आप इसको देखिए जरा सॉल्व करके। सो दिस dv by dx इज चेंज इज द फॉर्म ऑफ v plus 2 upon 2v minus 1 plus 1। now we have to take in the LCM, हमें इसमें सिंपली LCM टेक करना है। तो जब आप LCM टेक करोगे तो जरा देखिए v plus 2 में है रहेगा सिंपली आपके पास प्लस 2v माइनस का 1 भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सो ये टोटल बनेगा 3v plus 1, और अपॉन में बच्चों क्या है, वो तो 2v plus 1 है, वो तो ऑलरेडी पहले ही था, और ये आपका dv by dx ही होगा। क्लियर? तो आपने इतना आई होप अच्छे से क्लियर कर लिया कि कैसे हम लोग ने चेंज किया था। बच्चों मैंने ये चेंजेस यहाँ से मूव कर दिए हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि v को हम लोग ने क्या लेट किया है और किस तरीके से dv by dx को रिप्लेस किया है। हम लोग ने v को x प्लस वाई को ही v लेट किया, उसको ध्यान रखिएगा, और आगे इस क्वेश्चन को ले चलते हैं। बच्चों अब हमें करना क्या है कि dv के साथ में सारे v वाले टर्म्स इन्वॉल्व करने और x को एक तरफ सेपरेट करना। देखिए अब हो सकता है सिंपली सेपरेट, जब हम 2v माइनस 1 को यहाँ पर और इस वाले टर्म्स को यहाँ पर अपॉन में लाएंगे। सो देखिए दिस इक्वेशन चेंज इन दिस फॉर्म, ये इक्वेशन कुछ ऐसे चेंज होगी, 2v माइनस 1 अपॉन v plus 2v that is becomes to 3v, 2v plus v that is becomes to 3v, और 2 minus 1 बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2v minus 1 1 हो जाएगा। ओके, और यहां से ये dv है और इज इक्वल टू की बात करिए तो इधर बचेगा dx। नाउ वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन बोथ द साइड, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, और यहां पर 1 इन्वॉल्व कर लीजिए। ओके, सो बच्चों अब रही बात इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बच्चों किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस चीज को समझिएगा अच्छे से। देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है, अगर हम लोग इसको ब्रेक करके सॉल्व करें वो भी इंटीग्रेट हो सकता है, वो भी इजीली सॉल्व हो सकता है, और अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करना सोचेंगे तो भी बच्चों पॉसिबिलिटी तो है, चलिए ब्रेक करके ही सॉल्व करें, वो ज्यादा इजी होगा। कैसे जरा देखिएगा, यहां पर 2v अपॉन 3v प्लस 1 dv, और यहां पर माइनस जो था 1 उसके साथ में 3v प्लस 1, और यहां का इंटीग्रेशन बच्चों हो चुका है, x आ गया है ना, 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x होता है, यहां पर कांस्टेंट वाला टर्म के साथ में आपको पता है x मिल जाता है प्लस c हो गया, इधर का तो वर्क कंप्लीट है, बस यही मेन प्रोसेस है। इधर v वाले को कैसे करें देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहां से 2 को कर दे बाहर बच्चों और इसको ही हम कुछ ऐसा बनाए जिससे सॉल्व हो जाए, देखिएगा कैसे, ये v हुआ और ये 3v प्लस 1। अब जरा नेक्स्ट टर्म का वर्क देखिए बच्चों, यही इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको इंटीग्रेशंस में हेल्प करेगा, अदरवाइज इस वाले टर्म का तो इंटीग्रेशंस आप कर लोगे इजीली, यही वाले को मेनली देखते हैं। सो यहां पर अगर हम बच्चों क्या करें, 3 से अगर इंटू करें तो 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। कहिए सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, इसको इस तरीके से फॉर्म करने के लिए, देखिए क्यों ऐसा किया। और अगर हम +1 कर रहे हैं तो बच्चों -1 भी करना पड़ेगा। ये सारे टर्म समझते चाहिएगा बच्चों, यही इंटीग्रेशन का मेन पोर्शन है जो हेल्प करेगा आपको डायरेक्टली सॉल्विंग में, अदरवाइज बेसिक तो आप समझ चुके कि कैसे सॉल्व हो रहा है। सो ये तो हमारा बेसिकली इस टर्म तक आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको ब्रेक कर पाए, सेपरेट कर पाए। कैसे, अब हम इतने टर्म को बच्चों सेपरेट कर लेंगे, किसके साथ डिवाइड कर लेंगे, इसके साथ। तो 2/3 इंटीग्रेशन 3v प्लस 1 अपॉन 3v प्लस 1, और बच्चों फिर से ये माइनस का 2/3 क्योंकि 1 के साथ भी इन्वॉल्व होगा,
और 1/3v + 1, और बच्चों यहां पर भी वही माइनस है, माइनस 1/3v + 1 dv। ओके, और साथ में उधर x + c। तो ये तो था बेसिक पार्ट हमारा कि किस तरीके से हम लोग इसकी सॉल्विंग कर रहे हैं। बच्चों आगे की सॉल्विंग को मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे और आगे की सॉल्विंग को इस साइड में सॉल्व करेंगे, देखेंगे आगे के टर्म्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं। सो बच्चों जरा देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा अच्छे से। ये टर्म्स देखिए क्या हुआ बच्चों, यहाँ तो इसका कैंसिलेशन हो गया, सिंपली क्या बचा 1 बचा, 1 का आपको क्या मिलेगा v, तो ये तो हो गया सिंपली 2/3v। क्लियर, एक पार्ट तो हमारा क्लियर हुआ। अब बच्चों जरा इन दोनों को देखिए ध्यान से, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2/3। देखिए -1 - 2/3, सो बच्चों ये 3 यानी माइनस का 5/3। क्लियर, ये आपका सिंपली क्या फॉर्म हुआ, माइनस का 5/3, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई करिए तो इस तरह, यानी ये माइनस का 5/3 सिंपली फॉर्म हुआ आपका, क्योंकि आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा एक बार पहले ही सॉल्व कर लीजिए। -5/3 1/3v + 1 dv। ओके, और ये x + c चल रहा है। अब बच्चों देखिए जरा अब कैलकुलेशंस में, तो ये आपका क्या देगा, ये आपका लॉग में सीधे आंसर देगा। सो 2v/3 -5/3 और ये आएगा log 3v + 1, और बच्चों 1/3 यानी कि यहां पर आपको मिल जाएगा, और ये x + c। तो बच्चों इस तरीके से आपने इसकी सॉल्विंग की है, लेकिन अभी एक छोटा सा पोर्शन और बाकी है जो आपको सॉल्व करना है बच्चों। वो क्या है, जहां जहां पर आपको v दिख रहे हैं उन सारे v को आप रिप्लेस कर दीजिए x + y के साथ में, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअल में इसको x + y फंक्शन से ही लिया। सो ये हो गया माइनस का 5/9, और बच्चों यहां पर आपका log हो जाएगा, और यहां पर भी आप x + y, तो 3x + y हो जाएगा, और बच्चों प्लस का 1 होगा, और उस वाले पोर्शन को मैं यहां लिख देता हूं x + c। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है बच्चों इस तरीके से फॉर्म हुआ है। ये इसका पूरा पर्टिकुलर हमने सॉल्यूशंस फाइंड किया बच्चों, एक्चुअल में जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना नहीं, अगर होता तो उसके लिए कोई ना कोई x और y की कंडीशन जरूर इन्वॉल्व होती। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जैसे x = 1 y = दिस अगर इसकी वैल्यू दी है तो आप समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है, जनरल सॉल्यूशन से काम नहीं चलने वाला। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम जो अपने मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करिए कि कौन सी इक्वेशन हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होती है। बच्चों ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके हर एक टर्म्स के जो पावर हो वो सेम हो, मतलब कि जो पावर पूरी डिग्री जो फॉर्म हो बच्चों वो सेम हो। देखिए वैसे हमारे कभी भी एक्स वाई वाले टर्म्स की पावर ऐड नहीं होती, मतलब पूरे टर्म की पावर। देखिए जैसे बच्चों यहां पर हम जैसे ऐसे लिखते हैं, ये देखिए इसको ध्यान से, इस वाले टर्म्स को वॉच करिए, 1/1 टोटल पावर 2, इस टर्म की पावर 2, इस टर्म की पावर टोटल कितनी है 2। आप देख के ही वॉच कर लोगे कि हर एक टर्म में वेरिएबल की जो टोटल पूरे टर्म की पावर। बच्चों ये हम ये नहीं कह रहे कि आप पावर को ऐड कर लीजिए एक्स और वाई, क्योंकि वो नहीं हो सकते, वो हमारे लायक नहीं है, उनकी पावर ऐड नहीं होंगी मल्टीप्लिकेशंस में। लेकिन अगर आप टर्म की पावर की बात करते हैं, जैसा भी आपने देखा है पावर ऑफ टर्म, तो वहां पर पावर ऑफ टर्म का मतलब पूरे टर्म की जो कंबाइंड एक पावर फॉर्म हो रही है वो क्या है। तो वहां पर बच्चों देखिए हर एक टर्म में पावर सेम बनती है इजीली। ये भी एक तरीका है कि आप उसमें लैम्डा पुट करिए, वहां से कॉमन लीजिए, अगर लैम्डा की पावर सबसे कॉमन आ रही है तो इस तरीके की इक्वेशन एक्स वाई में फ्रेम हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई वो हमारी इक्वेशन होमोजेनियस है। लेकिन आप इतना टाइम नहीं है आपके पास पेपर में, आप देखते ही ये समझ जाएंगे कि इक्वेशन हाँ हमारी होमोजेनियस है, इजीली होमोजेनियस प्रोसेस के साथ ये सॉल्व हो सकती है। अब रही बात, अगर हमारी इक्वेशन होमोजेनियस है तो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। बच्चों प्रोसीजर इतना है कि आपको y को लेट करना है vx, पहला एक मेन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट y इज इक्वल टू vx, सिंपली आप y को vx ले लीजिए, v हमारा एक न्यू वेरिएबल असाइन हुआ है x के साथ में। और बच्चों यहां पर जब आप y को vx लेट करेंगे, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको dy को भी फिर रिप्लेस करना पड़ेगा v के फॉर्म में। सो दिस कैन बी चेंज एज dvx dv और dx प्लस v, है ना, ये कुछ इस तरीके से चेंज भी हो जाएगा। भाई फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगेगा। देखिए अगर हमने फर्स्ट को लीव किया, सेकंड का किया, तो x तो वो v बचा, फिर सेकंड स्टेप में हमने बच्चों x को लीव किया, v का dv हुआ है, dx हो गया, तो ये आपको सिंपली dy by dx इससे रिप्लेस होगा। तो ये दो चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही दो बेसिक स्टेप्स है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस बच्चों वही पुराना है सेपरेबल फॉर्म से, फिर वो सिंपली सेपरेट हो जाएंगे, इस फॉर्म में आपके चेंज हो जाएंगे, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल हो जाएगा होमोजेनियस की हेल्प से। ओके, यानी वो सिंपली फिर सेपरेट होगा, v वाले टर्म से एक साथ, x वाले एक टर्म से एक साथ, और सिंपली फिर आप उसको इक्वेशंस में फ्रेम कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस जब आपका सॉल्व हो जाए, जैसे अभी हम लोग ने चेंज किया था, आप v को चेंज करना मत भूलिए y by x के फॉर्म में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों तो ज्यादा इजीली क्लियर होगा। देखिए हमारे सामने बच्चों एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है।
अब आप खुद ही वॉच करिएगा, देखिएगा कि क्या ये हमारी इक्वेशंस होमोजेनियस फॉर्म होगी कि नहीं। अभी तो हम लोग की बेसिक्स फॉर्म में इस तरीके से चल रही। नाउ वी हैव टू टेक dx दिस साइड, हम dx को इधर ले आए। सो ये तो है x स्क्वायर प्लस yx और साथ में dy। और बच्चों ये क्या हुआ, यहां से जब इस टर्म को हमने यहां लेफ्ट में किया तो ये माइनस में हो गया 3xy प्लस y स्क्वायर dx। क्लियर। अब करना क्या है बच्चों, हमें dx को तो इधर लाना है, देखिए तभी ये dy बाई dx फॉर्म होगा, और इस वाले टर्म्स को इधर अपॉन में लाना पड़ेगा। सो सिंपली जरा ये बनेगा क्या, जरा देखिएगा, वॉच करिएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर, और अपॉन की बात कर लें सो x स्क्वायर और प्लस में बच्चों yx। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन होमोजेनियस है कि नहीं, इसको भी देखिएगा। अगर आप खुद से वॉच करें तो आप देखोगे हर एक टर्म की पावर 2 है, एवरी टर्म कंटेन 2 पावर। देखिए इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, ये भी 2, यानी हर एक टर्म की पावर सेम है। ये होमोजेनियस इक्वेशंस है, इसका मतलब हर टर्म की पावर एकदम सेम चल रही है। सो ऐसी सिचुएशंस में अब आप क्या कर सकते हैं, वही बेसिक्स रूल अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए वो रूल्स क्या कहता है, उस रूल के अकॉर्डिंग बच्चों कहीं पर अगर हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बनती है तो y वी हैव टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ vx, y को vx से चेंज करेंगे, और सेकेंडली dy by dx को वी हैव टू चेंज dy by dx इन द फॉर्म ऑफ v प्लस x dv by dx। ओके, तो बच्चों ये है इसका प्रोसेस, आपको करना क्या है, यही चेंज करना। चलिए करते हैं। सो इस dy by dx के प्लेस पर बच्चों हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, v प्लस x dv ओवर dx। तो बच्चों ये मैंने रखा v प्लस x dv ओवर dx इन द प्लेस ऑफ dy by dx, क्योंकि बच्चों डिफरेंशिएशन करने के बाद जब आप इसको लेट करोगे फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों यही बन जाएगा। अब जरा इधर आ जाइए, तो यहां तो बच्चों रिप्लेसमेंट करना है भाई आपको, इस रिप्लेसमेंट को वॉच करिए। 3xy के प्लेस पर क्या रखेंगे, vx, y को प्लेस करेंगे किससे, vx से, ठीक। y इज इक्वल टू vx से रिप्लेस करेंगे, तो बच्चों यहां y को vx से रखिए, जरा देखिए क्या बना, v3vx और x, तो x स्क्वायर v। क्लियर। यहां पर vx रखेंगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर। बच्चों यहां पर नीचे अपॉन में आ जाएंगे तो ये सिंपली x स्क्वायर है, और यहां पर आएंगे तो vx इंटू x, तो बच्चों क्या हो गया, vx स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया। आई होप आप सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर कर पाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म की बात पे। बच्चों जरा देखिए, न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन है, डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन है, और x स्क्वायर से x स्क्वायर फिर सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक टर्म यहां पर थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखिए उस टर्म को यहां पर सॉल्व करते हैं बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा क्लास और इजीली होने वाला है। तो यहां के टर्म तो v प्लस x dv बाई dx हो गया, और जब आप x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या बचा, ये तो माइनस वाला टर्म बच्चों यहां रहेगा, माइनस तो यहां पे ऑलरेडी वैसे ही है जैसे पहले था, है ना, माइनस में तो कोई चेंज नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। सिंपली हमारे पास 3v बचेगा प्लस v स्क्वायर, और अपॉन की अगर बात कर लें तो यहां पर x स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस v, 1 प्लस v। नाउ x स्क्वायर बोथ आर कैंसिल आउट। अब हमें सिंपली करना क्या है, v को भी उधर ही ले जाना है। चलिए ले जाइए, देखते क्या होगा, x dv बाई dx माइनस 3v माइनस v स्क्वायर 1 प्लस v माइनस v। बच्चों ये पूरा टोटल हमारा ये फॉर्म हुआ है, और अब इसको हम लोग पूरा ही है। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से, देखिए आगे dv बाई dx, और वी हैव टू टेक इन द एलसीएम अगेन। सो माइनस का 3v माइनस v स्क्वायर, बच्चों माइनस का v स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस v। ओके, तो भाई ये तो आ गई बच्चों सॉल्विंग। भाई सॉल्विंग बहुत इसकी टफ है, सॉल्विंग ही अगर हम लोग सही से कर पाए, कैलकुलेशन सही से अगर निकाल पाए, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो सब तो सारे बच्चे जानते हैं, बस यही प्रॉब्लम होता है हमारे लिए, सब करेक्ट फॉर्म में इसकी सॉल्विंग चलती जाए। चलिए बच्चों इतना तो हम लोग सॉल्व करके ले आए हैं, एक दो टर्म और आगे के सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई कहां तक इसको लेके जाना पड़ेगा। सो यहां से बच्चों ये जरा देखिए ध्यान से, माइनस का v स्क्वायर और ये माइनस के, तो माइनस के 2v स्क्वायर फॉर्म हो गए, और माइनस का 3v माइनस का v, बच्चों ये माइनस का 4v फॉर्म हो गया, और अपॉन में देखेंगे तो 1 प्लस v फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से इतना सारा फॉर्मेशन हुआ। अब बच्चों हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी अब इस फॉर्म में आ गया कि सेपरेट हो जाए। तो चलिए बच्चों यहां से थोड़ा स्पेस बनाए और इसको सेपरेट करने का इंतजाम करते हैं, ठीक है। सो बच्चों यहां से सेपरेट करने के लिए देखिए यहां से मैं सबको मूव कर रहा हूं इन सारे टर्म्स को। अब इसके बाद इसकी सॉल्विंग क्लियर करते हैं, देखिए ध्यान से। सो 1 प्लस v जाएगा न्यूमरेटर में, बाकी के टर्म्स हमारे अपॉन में आएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ऐसे मैंने इससे माइनस कॉमन ले लिया जिससे सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। 1 प्लस v अपॉन 2v स्क्वायर, और बच्चों प्लस का क्या आया 4v, क्लियर। और यहां से 1 अपॉन x dx, और यहां पर बच्चों आया dv।
सो अब आप यहां से 1/2 कांस्टेंट ले लें माइनस में, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन टेक कर लेंगे। सो देखिए 1 यहां से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, 1 भी है, सो यहां पर 1 प्लस वी बचेगा, और सिंपली यहां पर वी स्क्वायर बचेगा, प्लस का 2v बचेगा, और यहां पर बच्चों dv भी आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 1/x dx। तो आई होप आप यहां तक के पॉइंट को क्लियर कर पाए। बच्चों ये सारा पॉइंट क्लियर करने के बाद यहां तक जब हम इक्वेशंस को लेके आए हैं ना, तो अब हमें फाइनली से इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए अगर आप इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करिए कि थोड़ी आपको इजीली सॉल्व हो जाए। अगर वो इजीली सॉल्व कैसे हो सकता है, अगर हम बच्चों यहां पर क्या कर लें, 2 से इंटू कर लें और 2 से यहां पर डिवाइड कर दें। देखिए इससे हेल्प क्या हुई, ऐसी सिचुएशन में बच्चों जब आप इसको जरा देखिए सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम नया वेरिएबल y या कुछ भी लें, z लें, कोई भी लें, फिर इसको हमें t ले लें, और बच्चों t लेके जब हम इसको इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें, देखिए वी हैव टू लेट v स्क्वायर प्लस 2v एज इक्वल टू t, और जब इसको t लेंगे तो बच्चों क्या होगा, 2v प्लस 2, ठीक है, dv इज इक्वल टू dt, ऐसा कुछ बनेगा। तो जरा देखिए ध्यान से बच्चों, ये 2 वाला टर्म आया, सिंपली सॉल्व हो रहा है, यानी आप इसके प्लेस पर डायरेक्टली dt ले सकते हो। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस v 2d, यानी ये पूरा dt बन गया 1/t dt बना। समझ गए क्या हुआ, जब आपने इसको t लिया तो ये dt पूरा फॉर्म हो गया। देखिए वैसे ही dt बन रहा है बच्चों, जब आप v स्क्वायर प्लस 2v को t लोगे तो ये 1/t dt बनेगा, और उसका होता है सिंपली log t। तो बच्चों यहां पर मैं सिंपली इसको सीधे लिखता हूं log t, और सीधे लिखता हूं इसका आंसर। तो -1/4 है बच्चों, ये क्या हुआ, log t आ गया। log t कैसा है मैंने आपको बताया कि जब आप इसको t लेट करोगे तो ये dv dt बन जाएगा। और यहां से बच्चों इसके बाद नेक्स्ट ये जरा देखिए 1/x का log x, और प्लस में c, और बच्चों t को वापस रिप्लेस रिसीव करना है किससे, v वाले टर्म से, क्योंकि हमने v के फॉर्म में ही चेंज किया था। तो चलिए v में बदल दें, v स्क्वायर प्लस 2v। क्या यहीं से बच्चों आंसर कंप्लीट होगा, नहीं बच्चों, इतना करने से आंसर कंप्लीट नहीं होगा। भाई हमें थोड़ा सा और सोल्यूशन करना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये है कि v को हम रिप्लेस कर देंगे वापस अपने टर्म्स के साथ, यानी किससे, y/x से, यानी ये v की वैल्यू हो गई बच्चों y/x। ओके, तो आई होप आप इस टर्म को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो बच्चों यहां पर y/x से फाइनली रिप्लेस कर दीजिए, जो भी आंसर मिलेगा वही हमारी इक्वेशंस का फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन बच्चों थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन अगर आ गए तो 4 मार्क्स कंप्लीट देके जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं। क्वेश्चन की सॉल्विंग को बस आप अच्छे से क्लियर करते जाइए बच्चों। क्वेश्चन इजी होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशंस के फॉर्म में, क्योंकि इंटीग्रेशन डबल टाइम करना पड़ जाता है बच्चों। अब थोड़ा सा 4 मार्क्स लेने के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग को प्रोसेस करना ही पड़ेगा। सो -1/4 ये log है। यहां पर बच्चों जब हम v को y/x से रिप्लेस करेंगे तो ये y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट, और बच्चों यहां पर ये 2y/x होगा, और यहां पर बच्चों ये log x होगा प्लस c होगा। आप यहां पर ही इसको लीव कर सकते हो, चाहो तो आप x स्क्वायर कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। बहुत सारा भी वर्क तो करने के लिए आप जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को बच्चों उतना कम है। तो ये y स्क्वायर प्लस 2yx अगर आपने एलसीएम लिया तो, और ये अपॉन में x स्क्वायर, क्लियर, और ये हमारा हो गया बच्चों log x प्लस c। सो इस तरीके से बच्चों सॉल्विंग पॉसिबल थी। इक्वेशंस को हम लोग ने क्लियर कर दिया है, सॉल्व कर दिया है बच्चों। आज हम लोग ने बहुत कोशिश करी है कि आपको बहुत सारे सम्स बताएं, लेकिन इतने लेंदी सम्स थे कि बच्चों जितना मैक्सिमम हो पाया है हम लोग ने इसको सॉल्व किया। कुछ दूसरे पोर्शन में कोशिश करेंगे कि इसके बचे हुए रिलेटिव टर्म्स को भी क्लियर करें। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि और इसके डिफाइनिंग टर्म्स आपको क्लियर कर दें, बता दें जो भी रिमेनिंग टर्म्स बाकी हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लासेस आपको पता चल जाएंगे शेड्यूल के लिए। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।